स्टूडेंट्स, पढ़ाई शानदार चल रही होगी, सभी मन लगाकर पढ़ रहे होंगे और अपने टारगेट्स पूरे करते हुए लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ भी रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हम जिस सफर पर निकल चुके हैं ये सफर बहुत संघर्ष भरा है, लेकिन हमें ये भी पता है कि जो अध्यापक होता है वो इतिहास का वास्तविक निर्माता होता है। तो जब जिम्मेदारी इतनी बड़ी है तो संघर्ष तो बड़ा होना ही है। चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, आपने जो ये अध्यापक बनने का सपना देखा है, इसके लिए हमें जो ये संघर्ष करना है, इसमें हर एक बिंदु पर हमें काम करना होगा। जैसे कि मैं बात करूं कि हमें हर एक चीज को बेसिक तरीके से समझना होगा। हमने सुना भी है कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप आरबीएससी बोर्ड या फिर एनसीईआरटी बोर्ड की बुक्स को अपना आधार बनाइए। तो आरबीएससी बुक्स को पढ़ने के लिए जो मैंने तरीका अपनाया है वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है कि हाँ हम वापस से सारी बुक्स को रिवाइज कर सकें या उन्हें पढ़ सकें। तो शॉर्टली हम कैसे आरबीएससी बुक्स को पढ़ सकते हैं, तो मैंने ये आरबीएससी की बुक्स परचेज की हैं, ऑनलाइन मैंने इन्हें मंगवाया है। आप भी अगर चाहे तो मंगवा सकते हैं। देखिए, इसमें होता यह है कि आरबीएससी की बुक्स है, इसमें 6 से लेकर जो 12th तक है वो सारा सार संग्रह किया हुआ है। बहुत पतली बुक है, हम आसानी से रीडिंग लगा लेंगे। बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो हमें इनमें मिल जाएंगे। जैसे मैं बात करूं इतिहास की, तो इतिहास जो है वो फर्स्ट ग्रेड में भी इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है, सेकेंड ग्रेड में भी निभा रहा है और थर्ड ग्रेड में भी निभाता है। तो अगर हम आरबीएससी बोर्ड का एक सरसरा सा रिवीजन इसमें कर सके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो छांटकर इसमें डाले गए हैं वो भी हम पढ़ सके, तो हमारे लिए प्रॉफिट होगा। और बहुत जल्दी पढ़ी भी जा रही है, तो अगर आप चाहें तो इसे परचेज कर सकते हैं। प्राइस में भी ये आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। और मुझे जो देखो विश्वास लगा वो इसलिए है क्योंकि ये आरबीडी की है। आरबीडी हम 10th 12th में भी पढ़ते थे, हम आरबीडी को पढ़ रहे हैं, तो हम इस पे विश्वास कर सकते हैं। तो अगर आप इच्छुक हैं कि हाँ मुझे एक बार आरबीएससी बोर्ड की बुक्स को पढ़ना ही था, मुझे थोड़ा बेस क्लियर करना था, क्योंकि बच्चों को कल को मैं यही पढ़ाने वाली हूँ, तो अगर आप लेना चाहें तो ये सार संग्रह ले सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ये इतिहास के लिए भी अवेलेबल है और ये ज्योग्राफी के लिए भी अवेलेबल है। तो आप इजीली इन्हें परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं और ऑफलाइन भी आपको ये मार्केट में मिल जाएंगी। मैं बस इतना आपसे कहूंगी कि अगर आरबीएससी की बुक्स आप पढ़ना चाहते हैं और आप उनका सार संग्रह लेना चाहते हैं कि कैसे मैं इनसे भी वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ले लूं जो मेरी मदद करने वाले हैं, तो ये बुक्स आपके लिए फायदेमंद है। अब हम बात करेंगे कि तैयारी में वो कौन से और बिंदु हैं जिन्हें हम ऐड कर सकते हैं। देखिए, एक बिंदु मैंने क्लियर कर दिया है कि आरबीएससी बुक्स को पढ़ना हमारे लिए बेहद जरूरी है। ये हमारे लिए बेस क्लियर करती है और वो छोटी छोटी बातें जिन पर क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हमें बताती हैं। तो आप इसे इस तरीके से पढ़ें। दूसरा काम जो मैंने आपको सजेस्ट किया है वो है कि आप जो भी पढ़ें, ठीक है, बहुत बड़ी बुक से पढ़ते हैं, बहुत सारे पेजेस होते हैं, ठीक है, तो अब उन पेजेस को जब हम दोबारा जाकर भी पढ़ते हैं, रिवीजन में भी जाके पढ़ते हैं, तो बहुत समय लग जाता है, ठीक है। तो मैंने हमेशा से ये कहा है बुक से पढ़िए, लेकिन बुक्स का आखिरी निचोड़ क्या है वो आज आपके सामने मैं रखने वाली हूँ। जैसे मैंने एक बुक को कंप्लीटली, एक चैप्टर को पढ़ लिया, ठीक है, उस चैप्टर को पढ़ने के बाद एक आध बार उसका रिवीजन करने के बाद मैंने उन शॉर्ट पॉइंट्स को इस तरीके से लिख लिया है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि एक चैप्टर 2 पेज या 3 पेज में आ गया है। अब ये जब एक बुक का निचोड़ होगा तो मिनिमम 10 से 15 पेजेस इसके हो जाएंगे। बहुत छोटी छोटी बुकलेट्स बन गई हैं, तो ये जो बुकलेट्स होंगे ना, इनका रिवीजन आसानी से होता है। तो अगर आपको भी लगता है कि हाँ अभी सेकंड ग्रेड को बहुत टाइम है, थर्ड ग्रेड को बहुत टाइम है, तो अगर आप चाहें तो इस तरीके से छोटे छोटे आप नोट्स तैयार कर सकते हैं। ये नोट्स आपको लास्ट तक मदद करते हैं तैयारी करने में। तो ये वाला पॉइंट आपको 45 दिनों के अंदर भी आपके एग्जाम क्लियर करवा सकता है। अब फर्स्ट ग्रेड वालों की बात कि हाँ अब हम इतना शॉर्ट तो लिख नहीं सकते, इतना काम हम कर नहीं सकते, तो हम क्या करें? तो आप भी ऐसा ही कुछ कर सकते हैं। कैसे? जैसे आपने बुक से पढ़ा, उसमें बहुत सारी अंडरलाइंस थी, जब आप वापस से रिवीजन कर रहे हैं, आप एक दूसरा पेन लीजिए और उसमें उस बुक को हाईलाइट कर दीजिए। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के रूप में बताऊं,
जैसे ये एक टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण, मैंने इसे जब पढ़ा ब्लू पेन से इसको अंडरलाइन किया, बहुत अच्छे से इसे समझ लिया, लेकिन अब मुझे लास्ट टाइम इसको शॉर्टली बनाकर छोड़ना था कि कौन से वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो मैंने उनको जब दूसरे पेन से क्या कर दिया है, हाईलाइट कर दिया है कि ये वो की पॉइंट्स हैं जो मुझे देखकर ही जाने हैं इस टॉपिक के लिए। तो वो आप अदर पेन से क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, वो आपको अलग से क्या हो जाएंगे, हाईलाइट हो जाएंगे और आप उन्हें अलग से पढ़कर जा सकते हैं, पूरी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं रहती। तो धीरे धीरे आप अपने लिए अपने अकॉर्डिंग समराइज पॉइंट्स तैयार कीजिए कि सबसे पहला काम तो क्या करना है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठीक है, बहुत अच्छे से उस टॉपिक को तैयार करना है। एक दो बार जब तक अदर टॉपिक्स चलते रहें, आप बीच बीच में 10 मिनट 20 मिनट निकाल कर उसकी एक एक रीडिंग लगाते रहें, ठीक है। फिर लास्ट में मतलब अब 3-4 रिविजन इसके हो गए हैं, अच्छे से टॉपिक आने लगा है, तो उस टॉपिक को आप क्या करें, एक बार फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ के अंडरलाइन करके छोड़ दीजिए कि जब भी एग्जाम के टाइम में इनका रिविजन करूंगा, ये पॉइंट्स मुझे रिविजन में लेने ही है। और सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है कि आप जब भी फ्री बैठे हो या फिर आपको रिवीजन का समय आप दे रहे हो, तो हमेशा कुछ देर के लिए आप आंखों को बंद करके एक बार मनन किया कीजिए कि आपके माइंड में किन किन पॉइंट्स की छवि बनी हुई है, या फिर आप नाम बोलिए, जैसे कोई भी एक पॉइंट का नाम बोलिए, क्या छवि उभर कर आती है आपके माइंड में। इससे आपको ये क्लियर होता है कि ये टॉपिक मुझे आता भी है या नहीं आता, इसको मैंने पढ़ा था, ये मेरे माइंडसेट में आया भी है या नहीं आया। ऐसे बहुत से पॉइंट्स आपको क्लियर होते हैं और इससे एक घबराहट दूर होती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि जब हम नाम लेते हैं और उस पॉइंट की छवि उभर कर आती है जो भी हमने बुक में पढ़ा था वैसी, तो ऐसा लगता है कि चलो याद है, ठीक है। तो ऐसे कुछ करने से आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आता है, विश्वास आता है और आप अच्छा कर पाते हैं। और जितना हम खुद पे विश्वास करेंगे उतना ही हम आगे की ओर बढ़ पाएंगे। जब हम खुद के अंदर टूटने लगते हैं कि नहीं मुझे नहीं आता, मुझे अपने ऊपर विश्वास ही नहीं हो रहा, मैं कुछ कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, जो भी आपके मन की दशा है उसे बदलिए और ये सोचिए कि मेरा होगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा और उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग मुझे आज तैयारी करनी है। कल का मैं अब नहीं सोचने वाली, मैं आज के ऊपर काम करूंगी कि आज के टारगेट्स क्या हैं, आज के टारगेट्स कैसे पूरे करने हैं, इनकी वो पिक्चर अपने माइंड में कैसे सेट करनी है कि हाँ मुझे अब इनको आने लगा है, ये मुझे अच्छे से अब समझ में आने लगे हैं, इनको मैं कर सकती हूँ। तो उस पर काम करना है और अपने इस दिन में आप जितना समय अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त रह सके उतना अच्छा है। आप अदर चीजों में अब थोड़ा कम कर दीजिए। जैसे फर्स्ट ग्रेड वाले हैं तो मेरे अकॉर्डिंग, जब मेरी भी फर्स्ट ग्रेड का ही चल रहा है, तो मैं बहुत कुछ अब मैं अपने ध्यान को ज्यादा से ज्यादा अपनी इस पढ़ाई को देने लगी हूँ कि हाँ मुझे एनी टाइम अपने पढ़ाई के बारे में ही सोचना है, अपने ध्यान को इधर उधर भटकाना नहीं है। तो आप भी प्लीज वही कीजिए, कोई भी कुछ भी कह रहा है उसे इग्नोर कीजिए, परिस्थितियों को एक बार थोड़ा सा साइड कर दीजिए, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए इन्हें हम इसी पढ़ाई के दौरान बदल सकते हैं। अब आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये सब बातें आपको नहीं सोचनी है, वो बात की बातें हैं, लेकिन अगर आज तैयारी हमने नहीं की तो वो 100% नहीं होने वाला, ठीक है। तो आज की तैयारी पर, आज के टारगेट्स पर, आज के अपने काम पर बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। अपने टारगेट्स धीरे धीरे बहुत अच्छे से पूरे करते चलिए कि हाँ ये पॉइंट हो गया, मतलब एकदम ऐसे एक्साइटेड हो जाइए कि आज इसको पूरा करना ही है, आज इसके टेस्ट देने ही है, तो मैं 100% कर लूंगा। ये जो बचा हुआ समय है, हर कोई इसको एक टारगेट लेकर चल सकता है कि फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए तो टाइम ही इतना बचा है कि आप 30 डेज में या 45 डेज में अपना पूरा टारगेट कंप्लीट करें। सेकंड ग्रेड वाले भी कुछ ऐसा ही कर सकते हैं, 45 डेज के अपने टारगेट्स बना सकते हैं कि इतने दिनों में ये सिलेबस का हिस्सा कंप्लीट हो जाए, इतने दिनों में रिविजन वाला पोर्शन कंप्लीट हो, इस तरीके से मैं दूसरा रिविजन करूं, मतलब वो भी अपना बना सकते हैं। और थर्ड ग्रेड वालों का भी यही रहना चाहिए कि अपने आप को टारगेट दीजिए, 45 डेज का अपने आप को टारगेट देते हुए आप इस भी अपने सब्जेक्ट को क्लियर कर सकते हैं। कोई भी ग्रेड का एग्जाम आप दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी तैयारी शानदार होनी चाहिए, सबका बेस क्लियर होना चाहिए। बेस में हमें आरबीएससी की बुक्स को पढ़ना है या फिर एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ना है, वो हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है,
आगे के सिलेबस को देखना है, जितना भी बड़ा चैप्टर है उसे समराइज करना है और उसे लिख करके छोटा लिखना है, शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। मैं पूरे नोट्स लिखने के कभी भी पक्ष में नहीं रहती, क्योंकि वो बुक की कॉपी करना होता है। आप बुक्स को जब पढ़ चुके हों, उसका निचोड़ एक जगह इकट्ठा कर चुके हों, उसे आप लिखिए, उसे शॉर्ट नोट्स के रूप में लिखिए, ताकि आप उन कीवर्ड्स को पढ़ते हुए अपने लिए चैप्टर को रिवाइज कर सकें। ठीक है, उसके साथ ही हमें प्रैक्टिस और रिवीजन करना है। प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी बुक परचेज कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, वो आप पे रहेगा कि आप क्या कर रहे हैं। सेकंड ग्रेड वालों का भी कुछ ऐसा ही है, वो भी अपने ऊपर विश्वास कीजिए, अपना एक टाइम शेड्यूल बनाइए और दिन रात। सेकंड ग्रेड वाले और थर्ड ग्रेड वाले भी सेम प्रोसेस कर सकते हैं, वो भी अपना टारगेट सेट कर सकते हैं कि आज का टारगेट ये है, इसे इस तरीके से पूरा करना है और कल ये इस तरीके से नेक्स्ट टॉपिक्स हमें तैयार मिलेंगे। तो आप धीरे धीरे अपना सिलेबस कंप्लीट करते हुए टारगेट पूरे कर सकते हैं। इसी के साथ जो फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट्स जो मुझे लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका टारगेट जो मैंने परसों दिया था वो कंप्लीट हो गया होगा। आज के लिए उनका नया टारगेट जो रहने वाला है वो है कि आप जो किसान आंदोलन है वो वाला टॉपिक कर ले, राष्ट्रीय आंदोलन है वो वाला टॉपिक कर लें। इसी के साथ ज्योग्राफी में आप जलवायु का टॉपिक कर सकते हैं। ये 3 पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट्स हैं, आप इन्हें भी अगर पूरा कर लेंगे तो आप बहुत आगे की ओर बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे करके हम सिलेबस जरूर कंप्लीट करेंगे और आप सभी के लिए भी ये 1 लाइनर वाला शॉर्ट बहुत अच्छा रहने वाला है, आप भी इसे परचेज कर सकते हैं। आप इसकी सरसरी सी 2 या 3 रीडिंग भी लगाएंगे तो भी आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि इसमें एमसीक्यूज भी दिए हुए हैं, चैप्टर को बहुत समराइज रूप से भी दिखाया गया है, तो आप इसे कर सकते हैं। शॉर्ट नोट्स जो भी आपने बनाए हैं उनका रिवीजन करते रहिए, अपने रिवीजन का जो भी तरीका है उसे अपनाइए और अच्छे से रिवीजन करके प्रैक्टिस कीजिए, यही हमारी सफलता की कुंजी होता है। इससे आपके अंदर एक कर्मबद्धता आएगी कि हाँ मुझे ये टॉपिक्स क्लियर करने हैं, फिर नेक्स्ट मेरे पास और टॉपिक्स आएंगे, फिर और आने वाले हैं। देखिए ये टॉपिक्स जो मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ ये वो टॉपिक्स रहने वाले हैं जो कि पुराने पेपर्स में पूछे गए हैं और इन पर बहुत अधिक क्वेश्चंस बनते हैं। अब टोटली स्ट्रेटेजी की मैं बात करूं तो हमारा टारगेट ये रहने वाला है कि जो भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, उन्हें हम बहुत अच्छे से क्लियर कर लें। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आए हुए हैं एग्जाम्स में, हमने उन्हें छांटा है, तो वो टॉपिक्स अगर हम पहले क्लियर कर लेते हैं तो हम भी टॉपर्स लिस्ट में आ सकते हैं। अब आप कहेंगे कि टॉपर्स तो बहुत कम बच्चे बनते हैं, हम तो केवल पास हो जाए तो ही ठीक है। लेकिन देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, हम अगर कुछ बड़ा टारगेट लेकर चलते हैं तो अगर हम उस टारगेट तक भी ना पहुंचे तो हम कहीं तो पहुंचते हैं। सुना भी होगा कि खजूर से जो गिरता है वो झाड़ पे अटक जाएगा, ठीक है, लेकिन जिसने कल्पना ही झाड़ की हो, झाड़ को ही पाना चाहा हो, तो वो तो जमीन पे गिरेगा। ठीक है, तो हम केवल पास होने की उम्मीद क्यों करें? ठीक है, हमें ऊपर की सोच रखनी है कि हाँ हम खजूर की कल्पना करेंगे, हम ऊपर की सोच लेकर चलेंगे कि हाँ मुझे बहुत अच्छा स्कोर करना है। तब अगर हमारे थोड़े नंबर कम भी हो जाए तो भी हम एग्जाम तो क्लियर कर पाए। ऐसी ही मानसिकता के साथ हमें आगे बढ़ना है और हमारे टारगेट्स को कंप्लीट करना है। अब जो टारगेट्स मैंने आपको दिए हैं, आप इन्हें जब कंप्लीट करेंगे तो आपको बहुत अच्छा समय लग जाएगा अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा है तो, और अगर पहले पढ़ लिया है तो आपसे इतना कहना चाहूंगी, फिर से रिवाइज कीजिएगा, फिर से अच्छी से प्रैक्टिस कीजिएगा और फिर अपने आप को टेस्ट दीजिएगा कि हाँ ये टॉपिक्स कितने अच्छे से मेरे तैयार हैं। ठीक है, बात यही आती है कि हम अब समय भी निकाल रहे हैं, हम पढ़ने भी बैठ रहे हैं, लेकिन हमारा आउटपुट कम आ रहा है। कहने का अर्थ ये होगा कि हमने एक टॉपिक को पढ़ा, उसी में 3-4 घंटे लगा दिए। अगर हम पूरी तरह से फोकस होते तो वो टॉपिक बहुत जल्दी खींच सकता था। ठीक है, तो वो फोकस हमें यहाँ लाना होगा। और फोकस कब आएगा? जब अंदर से जिम्मेदारी आएगी, अंदर से मोटिवेशन आएगा कि तुझे करना है, तुझे करना ही होगा, तुझे इस बार सिलेक्शन लेना ही होगा, ये प्रयास तेरा अंतिम प्रयास होना चाहिए। बार बार ये घसी पिटी लाइफ तुझे नहीं जीनी, बार बार तुझे ये तोड़ नहीं जीनी, बार बार तुझे ये मेहनत नहीं करनी पड़े, इसलिए एक बार शानदार मेहनत कर। तो इस बार हम बहुत अच्छी मेहनत करने वाले हैं। अब हमें एक पॉइंट पे काम करना होगा कि आज का जो टारगेट है वो आज ही पूरा हो, हमें आज के दिन में ही जीना है कि हाँ
आज का जो भी टारगेट है मैं कंप्लीट करूंगा, कल मेरा क्या डिसीजन है वो अलग होगा, लेकिन आज जो भी हमने सोचा है उसे कंप्लीट करना है, आज पे विश्वास करना है, आज में ही जीना है।